Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का सिविक्स का 13 चैप्टर फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 6 वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, चैप्टर 13 फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के हम ऑलरेडी 5 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने वेरियस फंक्शंस की, लेजिस्लेचर की, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी हाउस ऑफ पीपल की, एवरीथिंग अबाउट हाउस ऑफ पीपल हमने यानी कि लोकसभा के बारे में जाना, और तो और हमने राज्यसभा के बारे में कुछ चीजें जान ली, जैसे राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा में जो भी प्रोसीजर फंक्शंस है वो हमने जान ली। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन। जी हाँ, और देखेंगे कि राज्यसभा के क्या पावर्स होती हैं, क्या वो पावर होती है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, जो लोकसभा के पास भी नहीं होती। तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो का हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, साथ ही साथ अपर हाउस भी कहते हैं, और उसका एक और नाम है परमानेंट हाउस। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। तो हमें बात करनी है कि क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की, यानी राज्यसभा में जो एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उन्हें कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, उनकी योग्यता क्या होती है। तो देखिए, चलिए बात करते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशन की। स्टूडेंट्स, आपको एक बात तो याद रखनी है कि जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर्स को लगती थी, वो सारी क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर्स को भी लगेंगी, बट कुछ और क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएंगी। जी हाँ, उन क्वालिफिकेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट कुछ नई वाली ऐड हो जाएंगी। तो चलिए देखते हो कौन सी क्वालिफिकेशन है। शुरुआत तो वही स्टूडेंट, सबसे पहला, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई शक तो है ही नहीं इसमें, है ना। जो भी पर्सन है सिटीजन ऑफ, कहा होना चाहिए, और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ये तो लोकसभा के इसमें भी देखा था हमने, कहां पर? लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन में। तो हमारा जो राज्यसभा है उसके क्वालिफिकेशन में यही है, ठीक। अब उसमें हमने देखा था द पर्सन शुड बी अबव 25 ईयर्स एज, है ना। पर्सन जो है अटेंड करना चाहिए 25 साल की उम्र, 25 अब वो नहीं, अटेंड 25 साल का है या 25 साल से ऊपर है तो क्या कर सकता है? लोकसभा का मेंबर बन सकता है। क्लियर है, ये हमने पढ़ा था क्वालिफिकेशन। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या होगा? he or she should have, candidate must attend एज ऑफ 30 ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एज ऑफ 30 ईयर्स। लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितनी उम्र चाहिए? 25 साल। जबकि लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितनी उम्र चाहिए? 30 ईयर्स, 30 साल की उम्र चाहिए होती है। जी हाँ, यही हमें ध्यान रखना है कि लोकसभा के मेंबर्स की जो एज होती है क्वालिफिकेशन जो है लोकसभा की, उसमें लोकसभा के मेंबर्स के लिए एज चाहिए 25 ईयर्स, जबकि राज्यसभा के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ उनकी एज कितनी चाहिए? 30 ईयर्स। जी हाँ, 30 ईयर्स के जो भी पर्सन है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद वही सारे फंक्शन, जैसे कि ही और शी शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। ही और शी शुड नॉट हैव एनी, याद रखिएगा हर क्वालिफिकेशन में यही डालना है हमको, ही और शी शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी सरकारी संस्था से प्रॉफिट, फायदा नहीं मिलना चाहिए, सरकारी अनुदान नहीं मिलना चाहिए। ही और शी शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम यूनियन, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, ना ही राज्य सरकार से, ना ही केंद्र सरकार के, किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान, यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए उसके पास, गवर्नमेंट के पास से पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए। और दूसरे फंक्शन वही वाले क्वालिफिकेशन कि ही और शी शुड नॉट डिक्लेयर्ड अनफिट फ्रॉम एनी कोर्ट, है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय प्रोहिबिटिंग इन पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन, जो चुनाव में भाग न ले सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट, और यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। जी हाँ, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल, यानी जो कैंडिडेट क्या रहेगा, लोकसभा के लिए एलिजिबल रहेगा, वही किसके लिए एलिजिबल हो पाएगा? राज्यसभा के लिए। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एंड क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही सारी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उनकी एज बस ज्यादा होनी चाहिए, किनसे? लोकसभा वालों से। कितनी एज होनी चाहिए इनकी? 30 ईयर्स चाहिए, जबकि लोकसभा वाले कितनी चाहिए थी? 25 ईयर्स चाहिए होती है। बाकी सब कुछ सेम है, कोई कोर्ट से उनको प्रोहिबिशन नहीं हो, कोर्ट ने उन्हें मना नहीं किया हो पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही साथ ये भी कि वो किसी गवर्नमेंट से, यानी कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, उससे कोई प्रॉफिट, कोई फायदा नहीं ले रहा हो। तो ये क्वालिफिकेशन है किसकी? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी मेंबर्स होंगे राज्यसभा के वो लोग 30 से अधिक ही होंगे, 30 या 30 से अधिक वर्ष के होंगे। यानी जो मेंबर्स लोकसभा का क्वालिफिकेशन रखता है वो राज्यसभा का भी क्वालिफिकेशन रख सकता है, बशर्ते उसे एक क्राइटेरिया जो है कौन सा, एज का, यानी 25 साल के ऊपर से ज्यादा वो 30 साल का होना चाहिए, तब जाके वो बाकी क्राइटेरिया पूरा कर पाएगा। या फिर हम दूसरी भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में, तो जो क्राइटेरिया लोकसभा का पूरा करेगा वही राज्यसभा का भी क्राइटेरिया पूरा कर पाएगा। राज्यसभा का खुद का क्राइटेरिया है। राज्यसभा के क्राइटेरिया क्या कहता है कि लोकसभा के क्राइटेरिया वाला पर्सन ही आ पाएगा, बस एज कितनी चाहिए, 30 ईयर से ऊपर चाहिए, है ना। उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, लोकसभा वाली होनी चाहिए। उसे किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मना नहीं करना चाहिए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोर्ट ने उसे अनफिट ना डिक्लेयर किया हो, क्योंकि हो सकता है क्रिमिनल हो, उसके ऊपर कुछ चार्जेस हो, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन क्या हो, वो पर्सन ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब वो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो पर्सन जो किसी सरकारी अनुदान यानी कि गवर्नमेंट हेल्प यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनसे कोई प्रॉफिट मिलता हुआ रहना नहीं चाहिए। तो इस तरह की चीज अगर होगी तो क्या होगा, वो पर्सन राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट किसकी, राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की। चलिए अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। थ्रू व्हाट प्रोसीजर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स के सिलेक्शन की। जी हाँ, द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नंबर जो रहते हैं मेंबर्स के 250 होते हैं, आपको पता है। 12 तो सिलेक्ट कर लेता है कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लेता है। तो बचे हुए जो 238 है उनका इलेक्शन कैसे होता है, हाउ दे आर इलेक्टेड, उसी की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो एमपी होंगे कहाँ के, राज्यसभा के, है ना, एमपीज ऑफ राज्यसभा, इनको कौन इलेक्ट करता है, तो दे आर इलेक्टेड बाय एमएलएस। जी हाँ, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो एमएलएस के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। तो इलेक्शन प्रोसीजर ये कहती है कि जो भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर है, उनको चुनेगा कौन, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स डिपेंडेंट ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव रेशो। यानी कि हर स्टेट से अलग अलग रेशो होता है। मतलब मान लीजिए एमपी से कितने लोग जाते हैं राज्यसभा में, 11 लोग जाते हैं, तो 11 लोगों के लिए वोटिंग होगी। 11 लोग ही राज्यसभा के मेंबर बनेंगे, कहां से, एमपी पे। सिर्फ 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी किसके लिए, राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो यही बात होती है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इलेक्शन जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, यानी राज्यसभा के मेंबर चुनने के लिए जो इलेक्शन होगा उसमें वोटिंग कौन देता है, एमएलए देता है, हम लोग नहीं देते। यानी कि हमारे द्वारा चुने गए लोग चुनते हैं इनको, फिर ये चुनते हैं दूसरों को। ये आपको ध्यान रखना है, हमारे द्वारा चुने गए लोग क्या करते हैं, हमारे लिए दूसरे नेता चुनते हैं, राज्यसभा वालों को चुनते हैं। यानी हमने चुना एमएलए को, एमएलए ने चुन दिया इन राज्यसभा वालों को, और ये है पीपल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पीपल चुन रहे हैं डायरेक्टली एमएलए को, एमएलए डायरेक्टली चुन रहे हैं किसको, राज्यसभा को। तो ये जो एक रिलेशन बन रहा है राज्यसभा यानी कि पीपल के बीच, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा ये, इनडायरेक्ट, यानी ये इनडायरेक्टली चुने गए किसके द्वारा, हम लोग के द्वारा। एमएलए जो हैं, एमपी जो होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के एमपीज हो या फिर सारे स्टेट्स के एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको पीपल डायरेक्ट चुनते हैं। लेकिन इन राज्यसभा वालों को वो इनडायरेक्ट चुन रहे हैं। क्यों, क्योंकि पीपल ने चुना एमएलए को, फिर एमएलए ने चुना राज्यसभा वालों को। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। किसके द्वारा चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव हो जाता है, जबकि राज्यसभा का क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोसीजर है। और तो स्टूडेंट्स, इनका इलेक्शन हर ऐसा 5 साल के बीच में नहीं होता कि हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होने ही होने, 5 साल तक रहेंगे सारे एमपीज, फिर सारे एमपीज खत्म, अब नए एमपी चुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा में जो होता है, आपको पता है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। यहाँ पे जो टेन्यूर है, कितने ईयर्स का रहता है, 6 ईयर का। लोकसभा में कितने साल का रहता है, 5 साल का। यानी लोकसभा में हर 5 साल में इलेक्शन होगा, 5 वर्ष के लिए कोई नेता होगा। जबकि जो राज्यसभा है वहां पर टेन्यूर कितना होता है, टाइम पीरियड, कब तक वो वर्क कर सकता है, 6 साल तक। और तो और हर साल 1/3 मेंबर जो होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के, 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड एवरी ईयर, है ना, कि ये जो 1/3 मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। जी हाँ, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो रिटायर्ड होते रहते हैं, उनकी जगह भरते रहती है, होते रहते भरते रहती है। यानी कि कभी भी परमानेंटली इसको डिसॉल्व नहीं करते, एक साथ सारे के सारे जॉब से नहीं हट जाते। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए लोकसभा के मेंबर्स है, लोकसभा के मेंबर कितने ईयर्स के लिए रहेंगे, 5। तो 5 साल बाद चुनाव होता है,
तो 5 साल के लिए मेंबर चुन लिए गए, अब 5 साल उनके हो गए, अब उनका चुनाव होगा, अब फिर से नया इलेक्शन होगा, तो जब तक इलेक्शन के नए रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक सबके सब गायब रहते हैं, यानी कोई मेंबर नहीं होता, कोई लोकसभा का मेंबर नहीं होता कुछ समय के लिए, वो पूरा हाउस डिसॉल्व हो जाता है, पूरा हाउस नया बन सकता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में सिर्फ 1/3 मेंबर्स हटते हैं, उनकी जगह नए आते हैं, फिर पुराने में से 1/3 हट जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर और पुराने में से 1/3 हटते हैं, फिर नए आते हैं। तो इस तरह से वो रिन्यू होते रहता है और यहाँ पर कोई भी कंप्लीट डिसोल्यूशन वाली बात है ही नहीं, इसलिए तो इसे परमानेंट हाउस बोलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा इज आल्सो नोन एज परमानेंट हाउस। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में एमपी बोर्ड पूछा जा चुका है कि राज्यसभा को कितने नामों से जानते हैं या कौन कौन से उसके नाम है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसी का है, राज्यसभा भी उसी का है, अपर हाउस भी उसी का है, साथ ही साथ अभी जो बताए परमानेंट हाउस ये भी उसी का है। जी हाँ, ये 4 तरह के नाम है किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर राज्यसभा के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रोसीजर है मेंबर्स की इलेक्शन की, कौन से मेंबर्स की, राज्यसभा के मेंबर्स की। हाउ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड, द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये हमने समझ लिया। कितने साल के लिए चुनते हैं, 6 साल के लिए, कोई कंप्लीट डिसीजन नहीं होता। इसे परमानेंट हाउस भी बोलते हैं क्योंकि 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, हर साल रिटायर होते हैं तो नए आ जाते हैं। कंप्लीट डिसोल्यूशन कभी नहीं होता, इसलिए परमानेंट हाउस है, ये टेम्पररी नहीं है लोकसभा की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये तो बात होगी किसकी, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर्स की। चलिए अब हम बात करते हैं राज्यसभा के पावर्स की, फंक्शंस की। कौन कौन से पावर राज्यसभा को मिलते हैं, कौन कौन से नहीं। राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पढ़ लेने के बाद और उनके इलेक्शन प्रोसीजर को जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। जी हाँ, राज्यसभा के पास कौन सी पावर होती है उसकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि राज्यसभा के पास ऐसी कौन सी पावर होती है जो लोकसभा के पास नहीं होती है, उसका भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले अभी चलिए देखते हैं पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जी हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, यानी कि परमानेंट हाउस, यानी कि अपर हाउस, इन सभी की पावर्स क्या हैं। तो चलिए उन पावर्स पे हम एक नजर डालते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब लोकसभा वाली पावर। तो आप एक बात तो ध्यान रखिए, मैक्सिमम पावर जो लोकसभा को मिलती है वो सारी पावर किसको है, राज्यसभा को भी है। बट एक पैसे से रिलेटेड मनी वाला छोड़ दिया जाए, फाइनेंशियल बिल वाला, मनी बिल वाला, तो बाकी सारी पावर जो लोकसभा में वो सारी पावर राज्यसभा में भी है। और स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है ये भी हमें देखना पड़ेगा, उससे डिटेल में हम आपको समझाते हैं यहाँ पर। तो देखिए जैसा कि हम बात करें लेजिस्लेटिव पावर्स की, लेजिस्लेटिव का पावर का मतलब क्या होता है, फ्रेमिंग लॉज, है ना, फ्रेमिंग लॉज। तो ये लॉ फ्रेम करने में कौन कौन चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, साथ ही साथ राज्यसभा भी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, एक बात ध्यान रख लीजिए कि अकेला लोकसभा किसी भी टाइप का कोई लॉ नहीं बना सकता। अगर लॉ बनाता है तो उसे राज्यसभा की मंजूरी, परमिशन चाहिए ही चाहिए बस। यानी कि 50% लॉ बनाने में किसका रोल है, लोकसभा का, 50% रोल है किसका, राज्यसभा का। यानी कि 50-50% रोल है तो ही नियम कानून बन रहा है। यानी किसी भी प्रकार का लॉ फॉर्म होने के लिए, किसी भी प्रकार का नियम कानून बनने के लिए किसकी आवश्यकता है, राज्यसभा की आवश्यकता भी है, उसी प्रकार लोकसभा की भी है। यानी दोनों इक्वल है, 50-50 इक्वल है, कोई ज्यादा पावरफुल कोई कम पावरफुल नहीं है लॉ मेकिंग के बारे में, है ना। लॉ मेकिंग के इस बेस पर, इस टॉपिक पर अगर कंपेयर करें दोनों की पावर, तो लोकसभा के पास भी 50 पावर, राज्यसभा में 50% पावर, इक्वल है दोनों, कोई ऊपर नीचे नहीं है। किस मामले में, लेजिस्लेटिव पावर्स के मामले में। जी हाँ, यानी कि लॉ फ्रेमिंग में, लॉ बनाने के प्रोसेस में, लॉ फ्रेमिंग के प्रोसेस में कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं है, कोई भी एक दूसरे से आगे नहीं है, दोनों क्या है, सेम आते हैं लेजिस्लेटिव पावर में। कौन, लोकसभा राज्यसभा। क्योंकि एक हाउस में अगर कोई लॉ बनता है तो उसे दूसरे हाउस में भेजना पड़ता है। जैसे लोकसभा में कोई लॉ बन रहा है तो लोकसभा के लोग सब उस पर राजी हो गए कि हाँ ये लॉ बनेगा, अच्छा अच्छा ऐसा होने वाला लॉ में, फिर उसको भेजा जाएगा राज्यसभा में कि राज्यसभा के लोग उस लॉ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। अगर उनको कुछ चेंज करना है तो वापस भेज देंगे लोकसभा में, पहले ये चेंज करो, या नहीं कुछ करना है, सब अच्छा लगता है तो एज इट इज उसको पास भी कर देंगे लोग कि हाँ चलो अच्छा बिल बनाया लोकसभा ने भी, हमको भी अच्छा लग रहा है, चलो इसे पास कर दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है, सुप्रीम कोर्ट उसका एक बार संज्ञान लेता है, उसे देखता है कैसा काम चल रहा है ना, लॉ ठीक है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। उसके बाद फिर उस लॉ को अडॉप्ट कर लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है। ये तो हो गई किसकी, लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। जी हाँ, फाइनेंशियल पावर की। तो फाइनेंशियल पावर का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। क्या होता है, पैसे से रिलेटेड। पर एक बात हम आपको क्लियरली बता दें कि फाइनेंशियल पावर का मतलब पैसे वाला लॉ, यानी ऐसा कोई भी लॉ जिसे बनाने में किसकी बात आ रही हो, पैसे की बात आ रही हो, पैसा उसमें इन्वॉल्व हो,
फाइनेंशियल कुछ कंडीशंस लगती हो, कुछ फाइनेंशियल सप्लाई लगती हो, तो उस तरह के जो लॉ होंगे वो सिर्फ लोकसभा में बनेंगे, राज्यसभा में नहीं बनेंगे। यानी कि फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल लॉ जो होते हैं वो लोकसभा हैंडल करता है, राज्यसभा हैंडल नहीं करता। क्योंकि लोकसभा को कौन चुनता है? पीपल। राज्यसभा कौन चुनता है? पीपल के द्वारा चुने गए दूसरे पीपल। यानी कि पीपल ने डायरेक्टली नहीं चुना राज्यसभा को, तो राज्यसभा पीपल का पैसा डायरेक्टली खर्च नहीं कर सकती। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी पैसा होता है, जो भी फाइनेंशियल पावर है, जो भी मनी है, किसका है? हम पीपल का है। हमने टैक्स भरा है तो हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास गया है, फिर गवर्नमेंट उसी पैसे से कोई भी योजना बनाती है, कोई भी कार्य करती है, तो वो कार्य करने के लिए किसे बोला जाएगा? पीपल को बोला जाएगा। क्योंकि दूसरे लोग कर ही नहीं सकते, यानी दूसरे मेंबर जो हैं वो कर ही नहीं सकते। राज्यसभा के मेंबर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के लोग को हम पीपल ने चुना क्या? नहीं, हमने तो लोकसभा को चुना था, हमने तो एमएलए को चुना था, उनने मिलकर अब राज्यसभा को चुन दिया, तो हम क्या करें भाई? वो हमारे डायरेक्टली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। तो ये हो गई किसकी? फाइनेंशियल पावर की। यानी हम कह सकते हैं कि मनी बिल जो है वो कहाँ पेश होता है? लोकसभा में, सिर्फ राज्यसभा में नहीं। यानी कि मनी से रिलेटेड सारे फैसले, फाइनेंस से रिलेटेड सारे फैसले कौन लेता है? लोकसभा लेती है, राज्यसभा नहीं। यानी कि फाइनेंशियल पावर्स के बेस पर देखें तो लोकसभा के पास नेग्लिजिबल पावर है। जी हाँ, जीरो पावर। लोकसभा के पास पूरी पावर होती है, राज्यसभा के पास नेग्लिजिबल जीरो पावर होती है राज्यसभा के पास। यानी कि लोकसभा पूरा कंट्रोल कर सकता है मनी, फाइनेंशियल और मनी सिस्टम को, जबकि राज्यसभा नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि राज्यसभा के पास पैसे की कोई पावर होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पीपल डायरेक्टली नहीं चुनते, तो पीपल का पैसा वो खर्च करेंगे क्यों? उनको ऐसी पोस्टें क्यों दी जाएगी कि पीपल के पैसे तक पहुंचे, है ना? तो होगा नहीं ऐसा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो इक्वल पावर दोनों में, और हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो लोकसभा कहीं आगे है और राज्यसभा को कोई एसेस नहीं है फाइनेंशियल पावर में। जी हाँ, देयर इज नो एसेस फॉर राज्यसभा इन फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। तो ये बात होगी किसकी? लेजिस्लेटिव पावर्स की और फाइनेंशियल पावर्स की। अब हम बात करें कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं राज्यसभा के तीसरे पावर की। तीसरा पावर जो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। पहला था लेजिस्लेटिव पावर, लॉ फॉर्मेशन के बारे में। दूसरा था फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर तो नेग्लिजिबल है, कुछ पावर है ही नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड पैसे का कोई एसेस ही नहीं है राज्यसभा को। तीसरा है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। अब हमको बताते हैं एग्जीक्यूटिव कौन से। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? प्रेसिडेंट और कौन? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो पूरे लोग हैं यही एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो इन लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इन लोगों से बार बार सवाल पूछते हैं कि आपके अभी तक कार्यकाल में, आप 2 साल से प्राइम मिनिस्टर और आपने क्या डेवलपमेंट का काम किया, आपने कितने लोगों को जॉब दी, आपने कितनी योजनाएं निकाली, कितनी स्कीम निकाली, कितने रोड्स बनवाए, कितने डैम्स बनाए, कितना डेवलपमेंट का वर्क हुआ, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स बने, कितने हॉस्पिटल्स बने, क्या क्या हुआ, ये सारा कुछ ये लोग सवाल पूछते रहते हैं बार बार। तो ये लोग कंट्रोल में रहते हैं, मतलब सवाल पूछेंगे तो इनको जिम्मेदारी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि काम करना पड़ेगा, वरना सवाल पूछेंगे तो जवाब क्या देंगे हम, है ना? तो इस तरह से इनके ऊपर नजर रखी जाती है। तो ये लोकसभा वाले करते हैं, तो सेम राज्यसभा वाले भी करते हैं। जी हाँ, राज्यसभा में भी आप देखते होंगे कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं चुनाव में, चुनाव बोल रहे हैं आपको, लोकसभा के राज्यसभा के हाउस में खड़े होकर क्वेश्चन पूछते हुए नजर आएंगे, जो क्वेश्चन आवर होता है। जी हाँ, दोनों हाउसेस में क्वेश्चन आवर रखा जाता है। शुरुआत के 1-2 घंटा सवाल करने का टाइम रखा जाता है, जिसमें अलग अलग मेंबर्स उठते हैं और सवाल पूछते हैं सरकार से, रूलिंग पार्टी से, कि आपने अभी तक क्या किया, आपने कौन सी योजना लाई, आपने कितने पैसे खर्चे, कितना डेवलपमेंट का वर्क किया, सारे सवाल पूछे जाते हैं। और इस तरह से एग्जीक्यूटिव लोग कंट्रोल में रहते हैं, किसके? पीपल के, और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लोकसभा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कामों को बार बार चेक करती रहती है, उन्हें अपने कंट्रोल में रखती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा के मेंबर्स है, वो भी क्या करते हैं? इन राज्यसभा के या फिर लोकसभा के एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करते रहते हैं, उनसे सवाल पूछते रहते हैं, और वो कौन सा डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं उस पर नजर रखे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो कीप कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, लोकसभा तो कंट्रोल करती है, साथ ही साथ एज वेल एज राज्यसभा मेंबर ऑल्सो टेक कंट्रोल टू कंट्रोल ओवर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आप एग्जीक्यूटिव, आपको ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को फॉलो कराने वाले, और लॉ को फॉलो कराने वाले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही 3 होते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव और फर्दर क्या होते हैं इसकी बात तो हम डिटेल में करेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम किसका है? राज्यसभा का है, बिल्कुल उसी तरह जिससे लोकसभा का काम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात कर ली हमने किसकी? पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तीसरे पावर की, यानी कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव की।
चलिए अब हम बात करते हैं चौथे पावर की। चौथा पावर क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जी हाँ, बिल्कुल, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी यही लोग करते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो एक प्रोसेस से होता है, एक गवर्निंग बॉडी से होता है, इलेक्शन बॉडी से होता है। इसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या नाम है उसका? इलेक्टोरल कॉलेज, है ना। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं भाई? तो इसमें कौन कौन होते हैं? इसके अंदर होते हैं कौन? सारे एमपीज। कौन होते हैं इसमें? सारे एमपी। साथ ही साथ कौन होते हैं इसमें? सारे एमएलएज। ठीक है ना, एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं। तो भाई जब सारे एमपीज है, सारे एमएलएज हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो भी तो पार्लियामेंट का ही पार्ट है। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनती है? इलेक्टोरल कॉलेज। और यही इलेक्टोरल कॉलेज कौन चुनती है? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि एमपीज में कौन आ गए? लोकसभा प्लस राज्यसभा, और एमएलएज तो दोनों रहने वाले हैं, आपको पता ही हर स्टेट से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने में किसका रोल है? इन दोनों का रोल है। किसका? लोकसभा के मेंबर्स का भी और राज्यसभा के मेंबर्स का भी। ये पूरे मिलकर क्या करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? इलेक्शन की, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को चुनने का। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ इम्पीचमेंट। ये आखिरी पावर जो है, पांचवा पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट। जी हाँ, इम्पीचमेंट मतलब क्या? इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाअभियोग। क्या होता है? महाभियोग होता है ना, महाभियोग जिसे बोलते हैं। अभियोग को ऐसा मतलब संधि आप करेंगे तो महाअभियोग, महाभियोग, यानी इसका मतलब किसी के ऊपर चार्ज लगाना, किसी के ऊपर मुकदमा करना। खासकर क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी बड़े पोस्ट वाले पर्सन, यानी कि जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया और जजेस हो गए, स्पेशली प्रेसिडेंट और जजेस को हटाने के लिए, स्पेशली खास तौर पर जब जज अपॉइंट हो जाता है। एक तो आप ये जान लीजिए कि जब जजेस अपॉइंट हो जाते हैं तो उन्हें रिमूव नहीं किया जाता, बहुत मुश्किल है उनको हटाना। एक बार जज अपॉइंट हो गया तो हटाना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से प्रेसिडेंट एक बार चुन लिया गया तो उसे भी हटाना बहुत मुश्किल है। तो इनको हटाने के लिए क्या किया जाता है? मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव या फिर महाभियोग लगाया जाता है। यानी बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट बाकायदा, यानी कि लोगों के बीच में वोटिंग होगी, सारे मेंबर्स क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। 2/3 की मेजोरिटी अगर कहती है, यानी 545 लोग हैं लोकसभा में और 250 है राज्यसभा में, तो 545 और 250 पूरे मिला के इसमें से अगर 230 लोग कह दे, 230 बोल रहे, 2/3 पीपल अगर कह दे, 2/3 मेजोरिटी लोग कह दे कि नहीं इम्पीचमेंट होगा, यानी वो कोर्ट का जो जज है या फिर वो प्रेसिडेंट है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसको हटाना पड़ेगा, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाना है, उसको महाभियोग करना है, उसको हटाना है। तो 2/3 का वोट मिल गया, 2/3 लोग राजी हो गए कि हाँ करना है ऐसा, तो भाई कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 मेजोरिटी वोट नहीं मिला तो उस प्रेसिडेंट को, उस जज को कोई हटा नहीं सकता, किसी में इतनी पावर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स जो भी ऐसे एग्जीक्यूटिव्स होती हैं जिनका इलेक्शन नहीं होता, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, या फिर हम बात करें हमारे प्रेसिडेंट की, या फिर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो इनका इलेक्शन नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट इन्हें प्रोसेस के थ्रू चुनती है और हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार ये इलेक्ट हो गए तो इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें हटाने के लिए खास तरह की प्रोसेस अपनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने क्या है? पूरी पावर्स दिखी हुई है, किसकी? काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स भी है जो लोकसभा के पास थी, लॉ बनाने की पावर। दूसरा फाइनेंशियल पावर तो होती ही नहीं इसके पास, नेग्लिजिबल फाइनेंशियल पावर है, क्योंकि मनी बिल लोकसभा में पेश ही नहीं होता, सॉरी राज्यसभा में पेश ही नहीं होता, सिर्फ लोकसभा में होता है। तीसरा कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सवाल पूछ कर क्या करते हैं? इन्हें कंट्रोल में रखते कौन? मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इनका रोल है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? एमपीज और एमएलएज होते हैं, और एमपीज में तो लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। साथ ही साथ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट के ऊपर डिस्कशन करने का पावर है इनके पास, यानी कि कोई प्रेसिडेंट गलत करता है या फिर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस गलत करते हैं, तो उन्हें हटाने की पावर, उन्हें हटाने के लिए जो डिस्कशन करना है वो भी राज्यसभा के लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बात की राज्यसभा के पावर्स की। चलिए अब हम बात करते हैं वो पावर्स राज्यसभा की जिन्हें सिर्फ राज्यसभा इस्तेमाल करता है, लोकसभा नहीं, यानी ऐसी पावर जो सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उन दो स्पेशल पावर की जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि आपको ये पता है कि स्टेट लिस्ट के वर्क अलग होते हैं और यूनियन लिस्ट के वर्क अलग होते हैं। स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ये तो आपको क्लियर है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। तो स्टेट लिस्ट के काम सिर्फ स्टेट करेगी और यूनियन लिस्ट के काम सिर्फ स्टेट करेगी, है ना। तो ये होता है अलग से। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कुछ स्पेशल केसेस में या कई बार जब भी राज्यसभा को लगे कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस का है,
यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को अगर क्या किया जाए, देखो बता देते हमको डायरेक्ट यहाँ कि राज्यसभा में डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ध्यान रखना है आपको, स्टेट लिस्ट से किसी भी सब्जेक्ट को कौन कर सकता है, राज्यसभा में डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंपॉर्टेंस। जी हाँ, स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को अगर राज्यसभा को लगता है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को वो क्या कर सकती है, नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बना सकती है। राज्यसभा में डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट of state list in the national importance and make law over it यानी कि पार्लियामेंट जो है वो कभी भी स्टेट के इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है। मतलब पार्लियामेंट जो अपना अलग काम चलाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली अपना अलग काम चलाती है। पार्लियामेंट वाले सिर्फ यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बनाते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा वाले स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो चाहे तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है, आपको पता है कि इसमें 52 सब्जेक्ट थे स्टेट लिस्ट में और इसमें 97 सब्जेक्ट थे। जी हाँ, 52 सब्जेक्ट जो थे उसके पहले टोटल कितने थे, 47 सब्जेक्ट। फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ तो 4 जुड़ गए, बाद में एक और जुड़ गया, तो टोटल कितने हो गए, 52 सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये जो 52 सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई एक हाफ सब्जेक्ट को बोल सकती है राज्यसभा की वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। अब वो स्टेट लिस्ट नहीं रह गया, अब क्या हो गया, यूनियन लिस्ट जैसा हो गया। तो उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट उसको ऐड तो नहीं करेंगे यूनियन लिस्ट में, लेकिन है वो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि पूरे देश की सुरक्षा उसके ऊपर दांव पे लगी है, या वो हो सकता है कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो। यानी उस टॉपिक से उसके ऊपर लॉ बनाने से क्या हो सकता है, पूरे देश के लोगों पर इफेक्ट पड़ सकता है, पूरे देश पे उसका असर हो सकता है। तो राज्यसभा उसके ऊपर लॉ बनाती है। तो राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा में डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इनटू नेशनल इंपॉर्टेंस एंड मेक लॉ ओवर इट, है ना। नेशनल इंपॉर्टेंस डायरेक्टली लॉ तो बना नहीं सकते स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, क्यों, क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन फिर भी लॉ बनाना है तो स्टेट के काम को पहले क्या बनाओ, नेशनल इंपॉर्टेंस का काम बनाओ, फिर नेशनल इंपॉर्टेंस का काम बना के फिर उसको क्या करो, उसके ऊपर लॉ बना दो। यानी डायरेक्टली लॉ नहीं बनाया जा सकता स्टेट लिस्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी राज्यसभा के पास पावर है कि वो क्या करेगी, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को क्या बना देगी, नेशनल इंपॉर्टेंस का, और फिर उस नेशनल इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट के ऊपर क्या बना देगी, लॉ बना देगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि राज्यसभा नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर कोई भी तरह का लॉ बना सकती है, और ये भी लिखा है कि स्टेट के सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को राज्यसभा क्या कह सकती है, नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट कह सकती है। तो डायरेक्ट लॉ तो बनाएगी नहीं, पहले उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का लॉ दिखाएगी कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसको हमको चाहिए, इसके ऊपर हमें लॉ बनाना है, पूरे देश के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद एक बार नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या बना देंगे, लॉ बना डालेंगे। यानी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है पहले उसको क्या करो, नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करो, फिर नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करने के बाद उस पर लॉ बना दो। ये पहली प्रोसेस, ये दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस लॉ बनाने की। यानी इस तरह की पावर है किसके पास है, राज्यसभा के पास है। लेकिन इस तरह के किसी भी प्रकार की पावर लोकसभा के पास है ही नहीं, लोकसभा ऐसी कोई पावर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, उसके पास है ही नहीं। तो ये बात हुई किसकी, पहली पावर राज्यसभा की, लोकसभा के ऊपर। लोकसभा के पास ये पावर नहीं है, राज्यसभा के पास है। स्टूडेंट एक ऐसी पावर बताइए जो लोकसभा के पास थी, राज्यसभा के पास नहीं थी, मनी बिल का। जी हाँ, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर राज्यसभा के पास नेग्लिजिबल होता है, पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेती राज्यसभा, सारा डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा। और नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर लॉ बनाना, स्टेट लिस्ट से किसी भी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस बता के लॉ बना लेना, किसके पास ये पावर, सिर्फ राज्यसभा के पास। स्टेट जो लोकसभा है उसके पास कोई पावर ऐसी नहीं है। यानी किसी जगह पर लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, किसी जगह पर राज्यसभा इंपॉर्टेंट बन जाती है, किसी सेक्टर में लोकसभा को बहुत पावर है, किसी सेक्टर में राज्यसभा को बहुत पावर है। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा का ऊपर राज्यसभा की पावर। दूसरा कि राज्यसभा जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर रिजोल्यूशन पास कर सकती है ना। राज्यसभा जो है, हम बताते हैं क्या होता है, आपको बस ये टर्म याद रखिए कि राज्यसभा में पास रिजोल्यूशन, राज्यसभा में पास रिजोल्यूशन ऑन ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी ऐसी कोई भी सर्विस जो ऑल इंडिया प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट के द्वारा। हो सकता है वो ऑल इंडिया रेडियो हो सकता है ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो,
ट्रेड हो, किसी भी प्रकार की प्रोसेस हो, कम्युनिकेशन का क्यों ना हो, टेलीकास्ट का क्यों ना हो, एजुकेशन का क्यों ना, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो क्या हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो क्या हो, वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर आता हो, चाहे पोस्टल सर्विस की बात हो या फिर सेंट्रल रेलवे की बात हो, है ना। कोई भी ऐसी सर्विस जो पूरे देश भर में चलती है, ऑल इंडिया सर्विस से गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड है, उस तरह की सर्विसेज के ऊपर रिजोल्यूशन पास करना, यानी उसके ऊपर लॉ बनाना। रिजोल्यूशन पास करना मतलब क्या, लॉ बनाना। रिजोल्यूशन मींस लॉ मेकिंग, रेजुलेशन मींस क्या, लॉ मेकिंग। जी हाँ, ये पावर होती है किसके पास, राज्यसभा के पास। पहली पावर राज्यसभा की ये, जो लोकसभा के पास नहीं है, कि राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का बताकर उसके ऊपर लॉ बना सकता है, जबकि लोकसभा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दूसरा पावर राज्यसभा का जो लोकसभा के पास नहीं है, कि जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर रिजोल्यूशन पास करती है। जिस भी प्रकार के ऑल इंडिया सर्विसेज होंगे, यानी कि स्पेशल सर्विसेज जैसे कि एनसीसी हो गया, या फिर सेंट्रल रेलवे हो सकता है, या फिर पोस्टल सर्विसेज की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन की बात हो सकती है, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऑल इंडिया रेडियो की बात कर सकते हैं हम, इस तरह के सर्विसेज के ऊपर लॉ बनाना, रिजोल्यूशन पास करना, चेंजेस करना, नई चीज ऐड करना, पुरानी चीजों को हटाना, चेंज करना, ये सब कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकती है, जबकि लोकसभा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट, ये आपने देखा कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से इस मामले में पीछे, या फिर राज्यसभा जो है इन दो मामलों में लोकसभा से आगे है। लेकिन लोकसभा तो अपने पास वहीं आगे है क्योंकि वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड है। दूसरा, लोकसभा के पास फाइनेंशियल पावर की एसेसिबिलिटी होती है, यानी वो मनी बिल को डिसाइड कर सकता है, मनी बिल होगा नहीं होगा डिसाइड कर सकता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। यानी इतनी बातें जो है ये कुछ लोकसभा के फेवर में जाती है, तो कुछ बातें राज्यसभा के फेवर में जाती हैं। बट कंक्लूजन ये निकलता है कि लोकसभा जो है वो मोर पावरफुल है किससे, राज्यसभा के कंपेयर में। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट। तो ये हो गया स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा ओवर लोकसभा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और उसके बाद हमने बात की पावर्स ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की पावर्स की बात की। और तो और फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी पावर्स भी होती हैं, यानी कि दो पावर ऐसी हैं जो राज्यसभा के पास तो है लेकिन लोकसभा के पास नहीं है। तो उन पावर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमने पावर्स ऑफ राज्यसभा में देखा था कि सारे पावर सेम है, किसके रिलेटेड, बिल्कुल लोकसभा के रिलेटेड, बस एक पावर सेम नहीं है, कौन सा, फाइनेंशियल पावर वाला, क्योंकि मनी बिल कहाँ पेश होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। तो राज्यसभा जो है फाइनेंशियल मैटर के में नेग्लिजिबल पावर रखती है ना, राज्यसभा हैज नेग्लिजिबल पावर इन रिलेटिव टू, इन रिलेशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि पैसे से, है ना, मनी से रिलेटेड। तो इस तरह से आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।